तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का एग्ज़ाम भी बहुत ही मस्त जा रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि आज साइंस का एग्ज़ाम था। साइंस का एग्ज़ाम में जो द्वितीय पाली का एग्ज़ाम था, यानी कि हम सेट जी का आंसर की बनाने वाले हैं। तो जिस फ्रेंड का सेट जी था या फिर कोई भी सेट हो, तो वो क्वेश्चन पकड़ के अपना आंसर मिला सकता है। तो या कोई भी सेट हो, मतलब ऑल सेट के लिए लागू होगा। मतलब कहने का तात्पर्य ऐसे क्वेश्चन मिलाना है। क्वेश्चन कहाँ है, सभी सेट में क्वेश्चन बस उल्टा पुल्टा करके दिया जाता है। तो हम आज सेट जी का आंसर की बनाने वाले हैं। तो चलिए बिना विलंब के क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग मिलाते चलिएगा बैठ के आराम से। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो मुख गुहा में किस पोषक तत्व का पाचन होता है। तो मुख गुहा में किस पोषक तत्व का पाचन होता है, तो यह कार्बोहाइड्रेट यानी कि बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी। अब सेकंड नंबर देखते हैं, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो दो का सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत, यानी कि दो का डी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन तो बहुत इजी है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम गर्दा मचा के आए होंगे। अगर गर्दा मचा के आए होंगे तो कमेंट भर दीजिए रेड हार्ट कलर से और गर्दा लिखिए आप कमेंट बॉक्स में। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। द्विबीजपत्री पौधे में गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो फटाफट 3 का जवाब मिलाना है आप लोगों को। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा भीतरी, यानी कि 3 का ए हो जाएगा आपका सही जवाब। अब 4 देखिए, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस आप लोग मिलाइएगा। तो यहाँ पे 4 का सही जवाब हो जाएगा ए, यानी कि कोशिका द्रव में। तो 4 का ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं 5 नंबर प्रश्न का, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। तो यहाँ पे फटाफट मिलाइएगा। 5 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी, यानी कि गिल्स का। ये देखिए दोस्तों, अभी हम प्रथम पाली का क्वेश्चन सॉल्व किए थे और यह क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया था। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 का। तो मानव हृदय घिरा होता है, तो किससे घिरा होता है, आप लोग फटाफट बताइएगा, मतलब मिलाइएगा। तो यहाँ पे 6 का सही जवाब हो जाएगा पेरिकार्डियम से। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, प्लाज्मा का रंग होता है। तो प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो आप लोग मिलाते चलिएगा। तो प्लाज्मा का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा हल्का पीला, यानी कि 7 का सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जल संवाहक उत्तक है, तो जाइलम, यानी कि सी, 8 का सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये भी प्रथम पाली का क्वेश्चन है, मतलब प्रथम पाली में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अब बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है। तो यहाँ पे हम लोग बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है। तो यहाँ पे 9 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा NaSCO3, यानी कि ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन लवण है। तो निम्नलिखित में से कौन लवण है, फटाफट आप लोग मिलाते चलिएगा। तो यहाँ पे 10 का सही जवाब हो जाएगा K2SO4, यानी कि सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो आप लोग फटाफट बताइएगा। तो 11 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा CaOH2, मतलब यहाँ पे बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। निम्नलिखित किसके कारण अम्ल का, मतलब निम्नलिखित में से किसके कारण जो अम्ल का वर्षा होता है। तो यहाँ पे फटाफट 12 का आप लोग मिलाइएगा। तो यहाँ 12 का बी आपका, यानी कि SO2 के कारण। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। निम्नलिखित यौगिक में से दुर्बल, मतलब निम्नलिखित यौगिक में से कौन दुर्बल अम्ल है, फटाफट बताना है। यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न का जवाब देना है। तो यहाँ पे 13 का आप लोग का सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। आप लोग मिलाते चलिएगा। एकदम आप लोग का गर्दा एग्जाम गया है, तो एकदम कमेंट बॉक्स में गर्दा लिखना है। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो निम्नलिखित में से कौन उप धातु है, फटाफट बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पे 14 का आप लोग बताइएगा। 14 का यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि कार्बन। ये भी ई भी जो है ना, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो फटाफट आप लोग अब देखते हैं अगला प्रश्न। लोहा को जिंक से लोपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे 15 का आप लोग मिलाइएगा। तो यहाँ पे 15 का सही जवाब हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन, यानी कि सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते प्रश्न नंबर 16 पे। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, आप लोग 16 का मिलाइएगा जवाब। तो यहाँ पे 16 का आप लोग का डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न आप लोग मिलाइएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, पानी के छड़, मतलब छड़ी को मुड़ी हुई दिखाई देने का कारण क्या है, मतलब पानी में जो छड़ी को मुड़ी हुई दिखाई देने का कारण क्या है, फटाफट आप लोग मिलाइएगा। तो आप लोग क्या आंसर दिए हैं, 17 का सही जवाब हो जाएगा बी, अपवर्तन के कारण। तो यहाँ पे 17 का बी हो जाएगा। अब 18वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे 18 का आप लोग मिलाइएगा। तो यहाँ पे 18 का सही जवाब हो जाएगा हीरा का, यानी कि बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। स्पेक्ट्रम में किस रंग का, मतलब स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण
का झुकाव अधिक होता है, तो आप लोग मिलाइएगा 19 का आंसर। तो यहाँ पे 19 का आपका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि बैंगनी रंग का। तो यहाँ पे 19 का सी हो जाएगा। अब देखते हैं 20 नंबर प्रश्न को। आंखों का रंगीन भाग होता है, तो आंखें का रंगीन भाग क्या होता है? तो 20 का आप लोग मिलाइएगा। तो यहाँ पे 20 का सही जवाब हो जाएगा आइरिस, यानी कि बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, सामान्य नेत्र की निकट दृष्टि निकट बिंदु दो बिंदु है। तो सामान्य नेत्र की निकट बिंदु है, तो आप लोग 21 का मिलाइएगा। तो 21 का यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, यानी कि डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पे, आप लोग मिलाते चलिएगा दोस्तों। आप लोग अगर गर्दा एग्जाम किया तो गर्दा जरूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। जिस दोस्त व्यक्ति को मतलब जिस दोस्त में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकते हैं वह कहलाती है, तो यहाँ दूरदृष्टि दोष कहलाता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इसका आप लोग देख लीजिएगा फिर से कि ऑप्शन मतलब 22 का एक बार फिर से क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं। जिस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं दिख पाती है, मतलब दिखती नहीं है दूर की वस्तुओं को, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो यहाँ पे बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा बी, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। निकट दृष्टि दोष सुधार किए जाते हैं, तो निकट दृष्टि दोष जो है ना या अवतल लेंस द्वारा सुधार किए जाते हैं। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अभी तक में 3 क्वेश्चन जो है 3 ऑब्जेक्टिव प्रथम पाली से मिल चुका है हमको। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पे 24 का सही जवाब हो जाएगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पे। तो यहाँ पे प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है। तो प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? तो आप लोग 25 का मिलाइएगा। तो यहाँ पे 25 का सही जवाब हो जाएगा मोनोपॉज, यानी कि ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं अगला प्रश्न पे। भ्रूण का विकास होता है, तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो यहाँ पे 26 का सी हो जाएगा गर्भाशय में, यानी कि सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पे। जीव द्रव शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीव द्रव शब्द किसने प्रस्तुत किया आप लोग बताइएगा फटाफट। 27 नंबर प्रश्न का मतलब जवाब मिलाइएगा। तो यहाँ पे पूर्व किंजो ने, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग मिलाते चलिएगा दोस्तों। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आप लोग फटाफट 28 नंबर का क्वेश्चन मिलाइएगा। तो यहाँ पर 28 का सही जवाब हो जाएगा एक, यानी कि 28 का ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं 29 नंबर प्रश्न पे। तो निम्नलिखित में से कौन पुरुष में पाए जाने वाले लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा होता है? तो आप फटाफट 29 का मिलाइएगा आप लोग। तो 29 का यहाँ पे सही जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं 30 नंबर प्रश्न के। जीवाणु कहलाते हैं, तो जीवाणु कैसे क्या कहलाते हैं? तो 30 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अब घटक कहलाते हैं, यानी कि 30 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो फटाफट आप लोग मिलाते चलिएगा। तो 31 का यहाँ सही जवाब हो जाएगा कुआं, बी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं, तालाब किस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र है? तो तालाब यहाँ पे 32 का आप लोग मिलाइएगा। तो 32 का सही जवाब हो जाएगा बी, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं 33 नंबर पे। मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% साइनाइड है, उसका नाम क्या है? तो यहाँ पे आप लोग 33 का आप लोग मिलाइएगा। तो डी बिल्कुल कासा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 34 पे। निम्नलिखित में से सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा हीरा, यानी कि 34 का सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। अब फटाफट चलते हैं आगे, चलते हैं अगला प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 35 पे। तो यहाँ प्रश्न नंबर 35 है हमारा, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र है। तो यहाँ पे फटाफट आप लोग मिलाते चलिएगा। इथाइल अल्कोहल का सूत्र है, तो यहाँ पे C2H6OH, यानी कि सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो दोस्तों यहाँ पे इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र बोलना है, तो यहाँ पे थोड़ा हमको गलत लग रहा है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी कि बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न में, बेंजीन का अनुसूत्र। तो यहाँ C6H6 होता है, तो यहाँ पे सी 36 का सी हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 37 पे। निम्नलिखित में से कौन युग्मी समावयी है? फटाफट जवाब देना है। तो यहाँ पे 37 का आप लोग मिलाइएगा। 37 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 38 पे। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम हुआ है। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो यहाँ पे आप लोग मिलाते चलिएगा। प्रश्न नंबर 38 का जवाब आप लोग मिलाइएगा। तो 38 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा ए, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 39 है हमारा, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? तो 39 का आप लोग मिलाते चलिएगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, एल्कोहल में जो है ना, यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन अनुपस्थित रहता है, मतलब उपस्थित नहीं रहता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं आवर्त सारणी में उद्गर स्तंभों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है?
तो यहाँ पे आप लोग मिलाइएगा, तो यहाँ पे 40 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा वर्ग, वर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 41 पे, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है? तो 41 का आप लोग मिलाइएगा, तो यहाँ पे 41 का सही जवाब हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, जैव आवर्धन प्रदर्शित वाला रसायन है। तो यहाँ फटाफट बताइएगा। तो यहाँ पे 42 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा DDT। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं ओजोन का आणविक सूत्र है। तो ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पे 43 का मिलाइएगा, तो 43 का यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा ओजोन का जो है आणविक सूत्र। तो यहाँ पे आप लोग बताइएगा ओजोन का सही जवाब हो जाएगा O3, यानी कि सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब 44 का देखिए इतना इतना का अभिक्रिया कराते हैं, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह जो है ना, आप लोग 44 का मिलाइएगा, 44 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 45 पे। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ का ऑक्सीजन का योग कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो 45 का आप लोग मिलाइएगा, तो यहाँ 45 का सही जवाब हो जाएगा बी, उपचयन अभिक्रिया, यानी कि बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या का अनुपात है, तो कितनी है? आप लोग मिलाइएगा, तो यहाँ पे 46 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा 2:1, यानी कि ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 47 पे। तो खड़िया का रासायनिक सूत्र है। तो खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप लोग 47 का मिलाइएगा, तो 47 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, दूध से दही बनने निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया कहलाता है? तो दूध से दही बनना जो है ना, यह आप लोग 48 का मिलाइएगा, तो यह 48 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा किण्वन अभिक्रिया, यानी कि सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, रेजिन निम्नलिखित में से किस पौधे का उत्सर्जित उत्पाद है? तो फटाफट बताना है। 49 नंबर का आंसर आप लोग मिलाते चलिएगा, तो 49 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा चीड़ का, तो ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते 50 नंबर प्रश्न पे। तो यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि गुंदे में उत्पत्ति मूत्राशय में किस नली द्वारा जाता है? आप लोग बताइएगा, मिलाइएगा आप लोग, तो यहाँ पे 50 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, तो बी आपका बिल्कुल सही जवाब मूत्रवाहिनी द्वारा, तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं 51 नंबर प्रश्न पे। कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट उत्पाद को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? तो यहाँ पे 51 का मिलाइएगा आप लोग, 51 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट, तो यहाँ ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, पौधे निम्नलिखित में से किस अंगों का गुरुत्वाकर्षण करता है? तो यहाँ फटाफट बताना है। तो यहाँ पे 52 का आप लोग मिलाइएगा, तो यहाँ पे 52 का सही जवाब हो जाएगा ए, जड़ें। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 53 पे। कौन पादप हार्मोन वृद्धि के संदर्भ में करता है? तो कौन सा आप लोग मिलाइएगा। 53 नंबर का आंसर आप लोग चुपचाप मिलाते चलिएगा, तो यहाँ पे 53 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा सी, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण करता है? तो आप लोग 54 का मिलाइएगा, तो यहाँ पे 54 का सही जवाब हो जाएगा सेरिबेलम, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सेरिबेलम। अब चलते हैं 55 नंबर प्रश्न पे। तो किस हार्मोन के अधिक स्राव से जायगोटिज्म नामक रोग होता है? तो यहाँ पे आप लोग 55 नंबर का मिलाइएगा, तो 55 का सही जवाब हो जाएगा वृद्धि हार्मोन से, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 56 देखते हैं। तो यहाँ पे अलैंगिक जनन की विधि है। तो अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, यानी कि इनमें से सभी डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 57 पे। एक तत्व इलेक्ट्रॉनिक विधि 2, 8, 7 है, तो इस किस तत्व का परमाणु है? तो यहाँ पे 2, 17, यानी कि सी आपका 57 का सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 58 पे। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, मतलब किससे जो है ना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है, इनमें से बताना है। तो 58 का ए हो जाएगा मैग्नीशियम से, तो यहाँ पे ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 59 पे। तो यहाँ प्रश्न नंबर 59 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण तत्व नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग 59 का आंसर दीजिएगा, तो यहाँ 59 का सही जवाब हो जाएगा डी, बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं 60 नंबर, कोयला तथा पेट्रोलियम है। तो कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है? तो यहाँ पे 60 का सही जवाब हो जाएगा जीवाश्म ईंधन, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है? तो फटाफट बताना है। तो 61 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण, तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है? तो यहाँ पे 62 का आप लोग बताइएगा, तो यहाँ पे 62 का आप लोग मिलाइएगा, तो सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न में, दंत क्षरण का कारण है।
तो 63 का आप लोग मिलाइएगा जवाब, तो यहाँ 63 सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी का, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। अब चलते हैं 64 नंबर प्रश्न पे, निम्नलिखित में से क्या स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो 64 का आप लोग मिलाइएगा, तो 64 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा डी ऑक्सीजन, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो आप लोग का सही जवाब हो जाएगा डी ऑक्सीजन। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे, तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा ओम का नियम का गणितीय रूप है, तो ओम के नियम का गणितीय रूप बताना है यहाँ पे, तो 65 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 66 पे, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो किससे होता है, आप लोग 66 का मिलाइएगा, तो 66 का सही जवाब हो जाएगा एनोड पर, अनेक 66 का ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 67 पे, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, 67 का आप लोग मिलाइएगा, तो यहाँ पर 67 का सही जवाब हो जाएगा बढ़ता है, यानी 67 का ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे, तो अगला प्रश्न है हमारा शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है तो किसका बना होता है, 68 नंबर का बताइएगा आप लोग, तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग, तो 68 का सी हो जाएगा। अब चलते प्रश्न नंबर 69 पे, तो प्रतिआवर्ती धारा की दिशा चालक में होती है तो कैसी होती है, 69 का आप लोग आंसर मिलाइएगा, तो 69 का सही जवाब हो जाएगा आवर्ती रूप से उलट जाती है, तो यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलते प्रश्न नंबर 70 पे, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा युक्ति है, तो फटाफट बताना है यहाँ पे, 70 का आप लोग का सही जवाब हो जाएगा CMSB, तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 71 पे, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो वह किसकी है, तो 71 का आप लोग मिलाइएगा, तो यहाँ पे 71 का सही जवाब हो जाएगा सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 72 पे, तो यहाँ प्रश्न नंबर 72 देखते हैं, तो 72 है हमारा, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है तो कितना होता है, 72 का आप लोग मिलाइएगा, तो यहाँ 72 का सही जवाब हो जाएगा सी, बहुत अधिक होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 73 पे, जब वस्तु फोकस पर हो तब अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है, 73 का आप लोग मिलाइएगा, तो यहाँ पे 73 का सही जवाब हो जाएगा अनंत पर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 74 पे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा है अर्थात यह कैसा कहलाता है, तो 74 का आप लोग मिलाइएगा, तो 74 का सही जवाब हो जाएगा ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे, तो अगला प्रश्न है हमारा अवतल दर्पण के में फोकस पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो यहाँ पे आप 75 का आप लोग मिलाइएगा, तो 75 का सही जवाब हो जाएगा ए, वास्तविक और उल्टा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 76 पे, तो 76 है हमारा, जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो आप लोग 76 का मिलाइएगा, तो 76 का सही जवाब हो जाएगा फोकस पर और वास्तविक फोकस पर और वास्तविक उल्टा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 77 पे, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान हमेशा क्या होता है, तो 77 का मिलाइएगा, 77 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा एक, ये हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं 78 नंबर प्रश्न पे, तो 78 नंबर प्रश्न है हमारा, जब प्रकाश अपवर्तन होता है क्योंकि, प्रकाश अपवर्तन होता है क्योंकि 78 का मिलाइएगा, तो यहाँ पे ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 79 पे, अपवर्तन का इकाई है तो अपवर्तन की इकाई क्या है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है, बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 80 देखते हैं और इस क्लास का आज का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, वायु में प्रकाश की गति लगभग होती है, तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा 3 × 10 पे पावर 4 मीटर पर सेकेंड आने की, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यही था आज का आपका टोटल 80 ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपको 40 बनाना था, और आप लोग कितना बना पाए हैं, आप लोग आंसर आप 40 में से कितना आप लोग का सही हुआ उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप लोग का एग्जाम बहुत ही मस्त गया तो एकदम गर्दा लेके कमेंट करना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हम बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।